बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीबेक, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। यहाँ से हमारा लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया सर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि थर्मोकपल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या था, सीबेक इफेक्ट था। यानी हमारे पास टू मेटल्स हैं, मेटल ए और मेटल बी। जिस तरह से हमारे पास कॉपर और आयरन था, दोनों को 2 पॉइंट्स पे ज्वाइंट किया हुआ है। एक को जंक्शन 1 कहते हैं, दूसरे को जंक्शन 2 कहते हैं। एक का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर T2 है। एक को हम एज ए रेफरेंस ले लेते हैं टेम्परेचर को, और उसको फिक्स रखा जाता है, और दूसरे का T2 टेम्परेचर जो है वो हमने मेजर करना होता है। इस तरह से हम ये टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा जनरेट होगा। असल में थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो उसको मेजर करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं करता। तो इस तरह से ये कहने कि थर्मोकपल है, हमने इसकी ये कहना है कि पहले हमने इसको डिफ़ाइन करना है, फिर हमने कहना है कि ये किस पे बेस है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके बाद हमने इसकी ये कह लें कि लाज करने हैं। लाज जो है वो भी इसकी वर्किंग को क्लियर कर रहे होते हैं कि ये थर्मोकपल जो है वर्क किस तरह से कर रहा है। तो इसके 3 लॉ हैं: लॉ ऑफ होमोजीनियस मटेरियल, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल, लॉ ऑफ सक्सेसिव और इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स। तो सबसे पहले जो है वो लॉ ऑफ होमोजीनियस। जैसे होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, होमोजीनियस मटेरियल का मतलब एक जैसा मटेरियल। अगर हमारे पास थर्मोकपल में सारी वायर जो है, दोनों वायर्स जो हैं वो एक ही मटेरियल की हैं, तो फिर हमारे पास जो वोल्टेज है, पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा। ये बिल्कुल इस तरह से, ये मैंने थोड़ा सा इसको लेबल आउट किया है कि हमारे पास अगर ये थर्मोकपल है और ये सारे का सारा जो है वो हमारे पास ये कह लें एक ही मटेरियल का, ए मटेरियल का है। एक टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर T2 है। एक को ये फिक्स किया हुआ है, यानी हमने किसी भी कूल टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और ये हमारे पास कोई कैंडल फ्लेम है जिसका हमने टेम्परेचर ये करें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये मटेरियल सेम है तो हमारे आउटपुट वोल्टेज, ये हम आपके पास वोल्ट मीटर है, यहाँ से हम इसकी वोल्टेज मेजर करते हैं तो इसकी वोल्टेज जो है वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल। लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल का मतलब है अगर 2 जंक्शन के बिटवीन हम थर्ड वायर ऐड कर देते हैं या थर्ड जंक्शन बना देते हैं, तब भी आउटपुट वोल्टेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है, ये बिल्कुल ये देख लें फिगर सेकंड में, ये है कि हमारे पास ये ए मटेरियल की वायर है और ये जो ब्लू वाली है ये बी मटेरियल की वायर है। दोनों को हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। एक का जंक्शन यहाँ पे T2 है टेम्परेचर पे है, दूसरा जंक्शन T1 टेम्परेचर पे है। तो होगा क्या कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि एक और वायर ऐड कर दें इन्हीं टेम्परेचर के बिटवीन, यानी जंक्शन बना दे, तो देखें कि ये वाला भी सेम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये वाला भी, ये इसका टेम्परेचर डिफरेंस वही हो जाएगा जो T1 और T2 का है। तो हमारे पास इसके ऐड करने से इसकी वोल्टेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी अगर जंक्शन का टेम्परेचर वही रहेगा। तो इसका मतलब है इसको हम लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मटेरियल कहते हैं। तीसरा था हमारे पास लॉ ऑफ सक्सेसिव और इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास थर्मोकपल जो है वो T1 और T2 टेम्परेचर, T2 और T3 टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है या वर्क कर रहा है, यानी अगर हमारे पास ये देखें जिसका हमने मेजर करना है कैंडल फ्लेम, वो T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है, इसकी EMF क्या होगी, इसकी वोल्टेज E1 होगी। दूसरा जो है वर्किंग जो है T2 है और T3 के दरमियान है, उसकी वोल्टेज क्या होगी, E2 होगी। तो हमने देखना है T1 से T3 टेम्परेचर तक थर्मोकपल की EMF कितनी वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ये होगी कि E1 प्लस E2, जितनी इस जंक्शन के बिटवीन वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है और जितनी इसमें वोल्ट प्रोड्यूस हो रही है। ये बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा कि T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर के बिटवीन वोल्टेज क्या है, E3, यानी E3 क्या होगा, सम ऑफ E1 एंड E2। इस तरह से हम ये कह लें कि तीनों लॉ जो हैं वो इसके करेंगे। लॉ ऑफ सक्सेसिव इंटरमीडिएट टेम्परेचर का क्या है कि टू डिसिमिलर होमोजीनियस मटेरियल्स, आपके पास अगर 2 होमोजीनियस मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है थर्मल EMF E1, ठीक है, व्हेन जंक्शंस आर एट T1 एंड T2 टेम्परेचर, फिर क्या होगा, एंड प्रोड्यूस थर्मल EMF 2 व्हेन
द जंक्शंस आर एट T2 एंड T3 टेम्परेचर, यानी दोनों, पहले एक जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस है, फिर दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ईएमएफ जनरेटेड जो होगी व्हेन जंक्शंस आर एट टेम्परेचर T1 और T3 विल बी E1 एंड E2। तो इस तरह से ये कह लें स्टूडेंट्स, हमने इसको करना है। ये सारे को छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं कि हमारे पास ये जो हमने आज क्लियर किए थे कि व्हाट इज़ द सीबैक इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीबैक इफ़ेक्ट में, कि किस तरह से सीबैक इफ़ेक्ट जनरेट होता है, उसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं, कि हमारे पास उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे बेस कर रही है। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो स्मॉल है, सीबैक इफेक्ट रिवर्सिबल है, ये डिस्क्राइब क्या करता है। उसके बाद पेल्टियर इफेक्ट है, ये रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट है। तो इसकी आगे ये कहने डिस्कशन की हुई है कि किस तरह से हमारे पास पेल्टियर इफेक्ट जो है वर्क करता है। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द पेल्टियर कोफिशिएंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था थर्मोकपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इसके ये कह लें कि लाज ऑफ थर्मोकपल्स क्या है। जी स्टूडेंट, यहाँ तक हम इसको रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे से एक दो टॉपिक्स और रहते हैं जो हम वाइंड अप करेंगे। तो ये मैं ये कह लें कि यहाँ तक करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे कंटिन्यू क्या करना है, क्या रह गया है। ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन ये कह लें कि सिलेबस जो है वो कवर होने जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स।